चलिए इस बुलेटिन में बात करेंगे ट्रंप की आखिरी चेतावनी के बारे में। रूस और यूक्रेन के साथ साथ इजराइल और हमास का युद्ध भी लगातार जारी है। इजराइल और हमास का एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमला जारी है। एक तरफ जहां गाजा में हमास के ठिकानों पर इजराइल का ताबड़तोड़ हमला जारी है, तो वहीं हमास के पास अभी भी इजराइल बंधक है। हालांकि ट्रंप की आखिरी चेतावनी के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि इजराइल हमास का युद्ध जल्द ही समाप्त हो सकता है। दरअसल ट्रंप की धमकी के बाद अब हमास सीज फायर के लिए तैयार नजर आ रहा है। हालांकि इजराइल से युद्ध रोकने के लिए हमास ने शर्तें भी रखी हैं। वैसे आपको बता दें कि नेतन्याहू के इजरायली बंधकों की रिहाई के साथ ही कुछ और शर्तों के साथ ही हमास के साथ युद्ध समाप्त करने को तैयार नजर आ रहे हैं। दरअसल इजराइल ने हमास के सामने गाजा युद्ध को खत्म करने के लिए दो अहम शर्तें रखी हैं। इजराइल ने कहा है कि अगर इन दोनों शर्तों को हमास मान ले तो वो युद्ध को तुरंत बंद कर देगा। इजरायली विदेश मंत्री गिदोन सार ने कहा है कि अगर इजरायली बंधकों को रिहा कर दिया जाए और फिलिस्तीनी उग्रवादी समूह हमास इजराइल पर भीषण हमला किया था। इस हमले में 250 से ज्यादा इजरायली नागरिकों को भी बंदी बनाया गया था। अब पूरा युद्ध इन्हीं इजरायली बंधकों की खोज पर जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। इस विषय पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल मयंक चौबे जी जुड़े हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार मनन द्विवेदी जी जुड़े हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। और इस चर्चा की शुरुआत सबसे पहले मनन जी, मैं आपसे ही करना चाहूँगा। मनन जी, अगर ट्रंप की इस चेतावनी को देखा जाए, क्या पहली नज़र में आपको लगता है कि ट्रंप की चेतावनी यहाँ पर काम करती हुई नजर आएगी? क्या ट्रंप की चेतावनी का असर युद्ध पर पड़ता हुआ नजर आएगा? जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो बातचीत कर रहे हैं और जिस तरीके का थ्रेट उन्होंने हमास की लीडरशिप को दिया है,
मुझे लगता है कि ये बड़ा ही कारगर सिद्ध हो सकता है। और मुझे लगता है कि हमास डर भी गया है, क्योंकि उन्होंने बातचीत की पहल करने की बात रखी है और अभी नेगोशिएशंस और बातचीत होने भी वाले हैं कतर में, और यूएस, कतर और इजिप्ट, मिस्र, ये सारे के सारे राष्ट्र मिलकर बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। और जहां तक मेरा ख्याल है कि हमास को हमें समझना चाहिए कि वो कोलेटरल डैमेज का शोर मचाता रहता है। उसमें ये देखें कि लोगों के बीच ही जाकर अपने हथियार, अपने आतंकवादियों को, अपने मिसाइल्स को और अपने हथियारों को छुपाता है। तो उसके अलावा इजराइल जब अटैक करता है या उनके ऊपर बराज ऑफ मिसाइल्स गिरते हैं, तो जो इनोसेंट जनता है वो भी मारी जाती है। तो एक तरीके का जेनोसाइडल प्रोपोर्शंस ये अचीव कर लेती है इजराइल की सेना के अटैक। और अमेरिका ने तो डायरेक्ट इंटरवेंशन किया ही है। पर इसमें यह है कि मैं यहाँ पर ये बात कहना चाहूंगा कि अमेरिका का ये नियम रहा है, उनकी विदेश नीति, कूटनीति और उनका जो प्रोटोकॉल है डिप्लोमेसी का, नेगोशिएशंस का, कि अमेरिकी कभी भी डायरेक्टली नॉन स्टेट एक्टर से, यानी कि टेररिस्ट से कभी भी डायरेक्टली बातचीत नहीं करते, गुफ्तगू नहीं करते, और उनके जो इंटरमीडिएरीज होते हैं उनसे ही वो बातचीत करवाते हैं और इनडायरेक्ट मैसेजिंग करवाते हैं। पर मुझे लगता है, अगर मेरी मेमोरी सही जाती है, तो ये पहली बार एक तरीके का डाइवर्जन है प्रेसिडेंट ट्रंप की डिप्लोमेसी में, कि डायरेक्टली मिस्टर बोलर बातचीत कर रहे हैं हमास के साथ, और मिस्टर बोलर और अननेम्ड हमास के लीडरशिप, ये लोग बातचीत कर रहे हैं कतर में। तो मुझे लगता है ये एक तरह की अच्छी पहल है। पर मैं यहाँ पर अपनी बात खत्म करने से पहले ये कहना चाहूंगा कि जो टेररिस्ट है वो लातों के भूत होते हैं, ये लोग दयालु नहीं होते, बहुत बड़े आक्रांता और क्रूअल और बारबेरिक होते हैं, जैसा कि हम लोग पहलगाम में देख चुके हैं, जैसा कि हम लोग कश्मीर में और नॉर्थ ईस्ट में देखते रहते हैं। तो मुझे लगता है कि ट्रंप की विदेश नीति और टैरिफ नीति कुछ भी हो, पर हमास जैसे, हिजबुल्लाह जैसे और हुती जैसे मिडिल ईस्ट के क्रिमिनल्स को, टेररिस्ट को रोकने के लिए जो कोई भी तरीका अपना जाए वो अच्छा है। और ट्रंप को ये काम पहले ही कर देना चाहिए था, जो कि उन्होंने किया था जब वो प्रेसिडेंट नहीं बने थे। नवंबर 2024 में भी उन्होंने थ्रेट किया था, उन्होंने धमकी दी थी हमास को कि मेरे प्राइम मिनिस्टर, मेरे प्रेसिडेंट बनने से पहले तक आप ये अपना आतंकवाद और अपना ये अटैक इजराइल के ऊपर और गाजा में रेडिकलाइजेशन, ये सब आप बंद कर दीजिए। मैं यहाँ पर यही कहना चाहूंगा। जी मयंक जी, दूसरी ओर अगर इस पूरी लड़ाई को लेकर बात करें, जहां ट्रंप लगातार चेतावनी देते नजर आ रहे हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि हमास इजराइल के सामने स्टैंड कर सकता है? अगर युद्ध थोड़ा लंबा चलता है तो क्या हमास लड़ पाएगा ये लड़ाई? ये आप, अच्छा जी मयंक जी, स्थिति इस समय ऐसी है कि वो चाहता है कि किसी तरीके से शांति बहाल हो जाए, सीज फायर हो जाए, क्योंकि इजराइल ने अपने ऑपरेशंस को बहुत सॉलिड कर रखा है। अभी 2 हफ्ते पहले ही इजराइल ने अपने 60,000 सैनिकों को वहां पर तैनात किया था और ऑल आउट ऑफेंसिव जो था वो गाजा पे जा रहा था जी। इस समय भी जैसे कि ट्रंप साहब का अल्टीमेटम आया है, इजराइल ने अपनी गतिविधि और भी तेज कर दी है। हमास इस समय ऐसी स्थिति में है कि उसको शांति तो चाहता है, किसी तरीके से लड़ाई रुक जाए, लेकिन अपनी हार जो है वो दुनिया के सामने दिखाना नहीं चाहता। तो ट्रंप साहब का जो ये बयान आया है, ये हमास के लिए एक फेस सेविंग डिवाइस में मानूंगा कि हमास चाहता था दिली दिल में कि ये लड़ाई रुक जाए और बेशक कुछ भी करना पड़ जाए। अभी वो बुरी तरीके से मार खा रहा था और इजराइल ने अपना ऑल आउट ऑफेंसिव जो था वो खोल रखा था। तो हमास के लिए इस समय टिक पाना जो था थोड़ा मुश्किल चल रहा था और ये एक फेस सेविंग उसको एक जगह मिली है ट्रंप साहब के इस बयानिए से। तो मैं तो कहता हूँ हमास बहुत खुश होगा और आपने देखा होगा हमास ने तुरंत ट्रंप साहब की शर्तों को मान लिया और अपनी शर्त ये लगाई कि भाई युद्ध विराम जो है केवल गाजा में ना होकर सब जगह होना चाहिए, और ये तो अमूमन उसको बोलना ही था। इजराइल ने थोड़ा सा रुख अपना कड़ा किया है। हालांकि मैं ऑब्जर्व कर रहा था कि N12 न्यूज जो है इजराइल की, वो रिपोर्ट कर रही है कि इजराइल किसी तरीके से नेगोशिएटिंग टेबल पर आकर ट्रंप साहब की जो शर्तें हैं उसको मानने के लिए थोड़ा सा तैयार होता दिखाई दे रहा है।
जी अभिषेक जी मनन जी, लेकिन दूसरी ओर जिस तरीके से लगातार जो ये स्थितियां इस वक्त बनी हुई नजर आ रही हैं, अगर हम ट्रंप को लेकर बात करें, वो लगातार पूरे विश्व में हर जगह पर जहां कहीं भी कुछ दो देशों के बीच विवाद चलता नजर आ रहा है उसमें कूदते नजर आ रहे हैं। क्या ये माना जाए कि ट्रंप की कोशिश अभी भी बरकरार है नोबेल पीस प्राइज के लिए? जी, मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि जो अमेरिका की जो विदेश नीति है वो इंटरवेंशनिस्ट तो रही है, और दूसरे देशों में इंटरफेयर करना और वहां के कॉन्फ्लिक्ट जोन्स में हाथ लगाना, ये अमेरिका की विदेश नीति का एक प्रमुख घटक है। और यहाँ पर मैं इस बात की चर्चा करना चाहूंगा कि एक टर्म होता है अंतर्राष्ट्रीय संबंध में, विदेश नीति में, वो है रिजीम। तो रिजीम के चलते यह है कि रिजीम चेंज का भी जो तरीका है वो भी इजाद किया हुआ अमेरिका ने ही है। तो मुझे लगता है कि अभी तक, जैसे अगर हम वेस्ट एशिया के कॉन्फ्लिक्ट को अगर ब्रॉडर करके देखें, ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें, तो ईरान में भी इनका यही एफर्ट रहता है। सीरिया में तो इन्होंने कर दिया, डेमेस्कस में बशर अल असद हटा दिए गए और उन्होंने रिफ्यूज ली है। तो वैसे ही ईरान के अंदर भी वो लोग चाहते हैं कि खुमैनी का जो कैबिनेट है उसको भी रिमूव करके एक प्रो अमेरिका गवर्नमेंट वहां पर काबिज की जाए। तो वैसे ही रिजीम चेंज हर जगह लाने का प्रयत्न करते हैं प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका, आप कोई भी राष्ट्रपति ले लीजिए, रिजीम चेंज इराक वॉर का हो या वियतनाम वॉर में भी ये सारी चीजें अटेम्प्ट की गई थी, लैटिन अमेरिका में और भी कई कॉन्फ्लिक्ट सेंटर्स में ये काम किया जाता है। पर हम हमास की बात करें तो मैं कहूंगा कि ये एक नॉन स्टेट एक्टर है और ये एक ट्विलाइट जोन, मतलब गोदोली बेला के ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये सारे, कि ना तो ये सरकार है, ना सरकारी है, ना ये लोग गैर सरकारी हैं। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस को रोकने के लिए मुझे लगता है कुछ ऐसे कठोर स्टेप्स लेने पड़े हैं इजराइल को। और अमेरिका खैर अपने स्वार्थ के लिए काम करता है, पर फिर भी देखा जाए कि जिस तरीके का ग्लोबल जिम्मेदारी लेके अमेरिकी चलते रहे हैं हिस्टोरिकली 100 साल से, पिछले 100 वर्षों से, उसके चलते जो ट्रंप ने जो थ्रेट दिया है कि अगर आप लोगों ने हमारी बात नहीं मानी तो पूरी टॉप लीडरशिप जो है हमास की, उसको जवाब देना पड़ेगा। और यहां तक बोला गया है कि उसको खत्म कर दिया जाएगा, ऑब्लिटरेट कर दिया जाएगा हमास को कंप्लीटली। पर मुझे लगता है हमास के लोग इतने मानवीय नहीं है जिस प्रकार से लोगों को झेलना पड़ रहा है, गाजा के सिटीजन्स को जिस तरीके से बिल्कुल अटैक और वायलेंस और सफरिंग झेलनी पड़ रही है, उसके चलते इनको शर्तें मान लेनी चाहिए अमेरिका की और इजराइल की। मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा जी। इस बीच मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप दोनों बने रहें मेरे साथ। एक बड़ी खबर युद्ध से जुड़ी सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। इजराइल और हमास युद्ध से जुड़ी हुई खबर है ये। इजराइल के हमले से एक बार फिर से गाजा दहल उठा है। आईडीएफ के एयर स्ट्राइक से अल रुआ टावर तबाह हुआ है और अल रुया टावर में हमास के ठिकाने का दावा किया गया। ये बड़ी खबर है जो सामने आ रही है। आईडीएफ के एयर स्ट्राइक में अल रुया टावर तबाह हुआ है। अल रुया टावर में हमास के ठिकाने का दावा किया गया। कुछ तस्वीरें भी स्क्रीन पर आपके चल रही हैं, देख सकते हैं किस तरीके से इजराइल के हमले से एक बार फिर से गाजा दहल उठा है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। तो इस बीच लगातार जिस तरीके से मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, मयंक जी का रुख करूंगा सीधे मैं। मयंक जी, जिस तरीके से लगातार हम चर्चाओं में हम ये बात कर रहे हैं कि इस युद्ध को रोक देना चाहिए, हमले कम करने चाहिए, लेकिन इस बीच अगर बात ट्रंप की चेतावनी को लेकर करें, ट्रंप लगातार चेतावनी देते नजर तो आ रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर इसका कोई भी असर होता हुआ नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है अभिषेक जी। मैं भी ये शिकायत आपके चैनल के थ्रू और बाकी चैनलों और अपने लेखों और पुस्तकों के थ्रू ये शिकायत मैं एकेडमिक वर्ल्ड से कर चुका हूं कि ट्रंप और अमेरिका, ट्रंप ज्यादातर इसके लिए दोषी पाए गए हैं कि अगर हम यूक्रेन वॉर के संदर्भ को भी देखें तो उसमें हम पाएंगे कि यूक्रेन और ज़ेलेंस्की साहब लगातार डिमांड करते रहे। युद्ध के शुरुआत में फरवरी 2022 में शुरू हुआ और इजराइल हमास का तो 7 अक्टूबर 2023 से शुरू हुआ। तो उनमें ये हम लोग डिमांड करते रहे हैं कि अमेरिका के बूट्स ऑन ग्राउंड्स कहां पर हैं,
मतलब अमेरिका विश्व की इतनी बड़ी शक्ति, इतना ताकतवर है, इतनी अर्थव्यवस्था उसकी स्ट्रांग है, जो अब तो के डिक्लाइन में है, फिर भी अमेरिका अगर पहले 10 पायदान देखा जाए शक्ति के और पावर के पायदान देखे जाए, अभी भी 1 to 9 पोजीशंस अमेरिका को मिलेंगी। तो ऐसी स्थिति में दूसरे देशों को आगे करके किसी और के कंधे पे बंदूक रख के बंदूक चलाना, ये काम ट्रंप साहब ने ज्यादा किया है। बिल्कुल, और मनन जी, ट्रंप साहब जितने भी कोशिशें कर ले, लेकिन उनकी कोशिशों का कोई फायदा होता नजर नहीं आ रहा। मयंक जी, मैं आपका रुख करूंगा। जिस तरीके से ट्रंप की कोशिशों का हम जिक्र कर रहे हैं, क्या आप अगर यहां पर ये बात की जाए कि ट्रंप के जो दावे हैं केवल और केवल खोखले हैं, केवल ट्रंप जो है वो अमेरिका एक सुपर पावर बना रहे, या यूं कहें कि सो कॉल्ड सुपर पावर बना रहे, इस वजह से इस तरीके की हरकतें वो करते हैं? अभिषेक जी, इस समय अगर देखा जाए तो ट्रंप साहब ने वार्निंग दी है हमास को युद्ध रोकने के लिए, और बताया है कि इजराइल ने उनकी शर्तें जो है वो मान ली है, इजराइल शर्तों को मानने के लिए तैयार है। ये ट्रंप साहब ने खुलेआम बोला है। लेकिन बैक चैनल डिप्लोमेसी जो चल रही है, ट्रंप साहब के एक एडवाइजर हैं स्टीव विटकॉफ। स्टीव विटकॉफ जो हैं वो पर्दे के पीछे बैक चैनल डिप्लोमेसी में मुलव्विस हैं, और इजराइल के भी एक गिबॉन करके हैं एक नेगोशिएटर, वो भी लगे हुए हैं। तो प्रत्यक्ष रूप से जो नेगोशिएशन है वो अमेरिका नहीं कर रहा है, परंतु परोक्ष रूप से नेगोशिएशन जो है, जैसा मनन साहब भी जिक्र कर रहे थे कतर में, ये चीजें बैक चैनल डिप्लोमेसी में चल रही हैं। तो इस समय मुझे ये दिख रहा है कि पहली बार जो दावा ट्रंप साहब करते आ रहे हैं कि मैंने युद्ध रुकवा दिया, शायद इस एरिया में ट्रंप साहब का दावा जो है वो सच होता दिखाई मुझे दे रहा है, क्योंकि हमास एग्री करके है, इजराइल भी धीरे धीरे एग्रीमेंट की ओर बढ़ रहा है। जैसे कि उनके, मैंने बताया था आपको कि उनकी न्यूज में रिपोर्ट्स आई हैं कि इजराइल इस चीज को मानने को तैयार है, क्योंकि देखिए 48 बंदी जो हैं इस समय हमास के पास में हैं। ट्रंप साहब ने बोला है कि इन बंदियों को जिंदा या जैसे भी हैं उनको तुरंत इजराइल को सौंपा जाए, और पहले दिन, सीज फायर के पहले दिन उनको सौंपा जाए। इजराइल जो है वो हजारों बंदी जो पैलेस्टीनियंस हैं उनको वहां से रिहा करेगा। इस समय बेंजामिन नेतन्याहू की गले की हड्डी बनी हुई है इन होस्टेजेस का होना, क्योंकि डोमेस्टिकली उनके ऊपर बहुत प्रेशर है कि इन होस्टेजेस की रिलीज को तुरंत के तुरंत वो इफेक्ट में लेकर आए। तो नेतन्याहू के ऊपर ये प्रेशर है। उधर हमास जो है उसको वॉर फटीग जो है वो सता रही है, अब लड़ने की उसकी क्षमता जो है वो इस प्रकार से रही नहीं है। तो ये दोनों पार्टीज के लिए इस समय ऐसी स्थिति बनी है कि ट्रंप साहब का जो दावा है और वो दोनों के लिए एक तरीके से कारगर सिद्ध हो रहा है। विन विन सिचुएशन मुझे नजर आ रही दोनों पार्टीज के लिए। तो मुझे लग रहा है कि इस समय ट्रंप साहब जो है वो नोबेल प्राइज के दावेदार, जैसा कि आपने जिक्र किया था, अपने आप को ठहराते हैं। शायद आज के दिन वो काफी हद तक आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं इस एरिया। जी, दूसरी ओर मनन जी, जिस तरीके से अगर अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को लेकर बात करें, गाजा के अंदर जो मानवीय संकट इस वक्त पैदा हो रखा है, उस पर संयुक्त राष्ट्र या फिर अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है उनकी क्या कुछ भूमिका, किस तरीके से आप देख रहे हैं? जी, मुझे ऐसा लगता है कि मैं तो किसी जमाने में जब मैंने अपना एकेडमिक और अध्यापक का करियर शुरू किया था, मैं बिल्कुल प्रो एस्टेब्लिशमेंट था। कहने का मतलब है कि हम लोग जब न्यूज को देखते थे, एनालिसिस पढ़ते थे अपने जेएनयू के बहुत सीनियर प्रोफेसर्स के, तो हम लोग यूनाइटेड नेशंस को एक इफेक्टिव और एक कारगर संस्थान, अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन की तरह, एक कारगर संस्थान की तरह पाते थे। पर हमने देखा कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशंस अपने मैंडेट को बिल्कुल भी पूरा नहीं कर पा रहे। अगर हम प्रियम्बल को देखें यूएन के, तो उसमें लिखा है कि टू इरेडिकेट द स्काउर्ज ऑफ वॉर, मतलब युद्ध की जो विभीषिका है उसका पूरी तरीके से खात्मा करने के लिए यूएन आया है। जब विश्व ने 2 बड़े बड़े विश्व युद्ध, करोड़ों लोग मारे गए और कोई हारा कोई जीता, वो अलग बात है। पर जब क्लब ऑफ विक्टर्स जब आए सामने, हमारे प्रोफेसर थे वीएस मणि, वो कहते थे इनको क्लब ऑफ विक्टर्स जिन्होंने ब्रेटन वुड्स संस्थानें बनाई, तो उस समय तक लगता था और बाद में भी लगता रहा कि संयुक्त राष्ट्र संघ एक कारगर ऑर्गेनाइजेशन है। पर मुझे लगता है जिस तरीके का लिमिटेड रोल यूनाइटेड नेशंस ने प्ले किया है हमास इजरायली क्या कहते हैं उसको संघर्ष में, तो वो बिल्कुल ही ऑब्जेक्शनेबल है। और ये शो करता है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और आइडियलिज्म, आदर्शवाद और कोऑपरेटिव एंड कंड्यूसिव स्टॉपेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, ये सारी चीजें अब किताबी बातें रह गई हैं। और पावर गेम, जो फोर्स मेजॉर होता है, फोर्स मेजॉर
जो अमेरिका इस्तेमाल करता है, फोर्स मेजोर जो इजराइल इस्तेमाल करता है, वो वही चीज असलियत है। उसी की लैंग्वेज को नॉन स्टेट एक्टर्स और आपके एंटागोनिस्ट राष्ट्र मानते हैं। तो एक बात तो ये हुई, पर हम देखें ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर को लेकर बहुत गंदी पॉलिटिक्स खेली गई है इजराइल में और गाजा में। वहां पे कहा गया है कि इजराइल ने वहां पे कई बार ब्लॉकेड किया और इजिप्ट के चैनल से जिस तरीके से जो हेल्प आती थी, जो रसद आती थी गाजा के सिटीजन्स के लिए, वो कई बार रोकी गई। और इसमें काफी हद तक सत्यता भी है, पर आप जिस तरीके से पॉलिटिसाइज करेंगे लोगों की सफरिंग को, लोगों की मिजरी को, और जेनोसाइड की जो स्थिति हो जाती है कभी कभी, पिछले 70 सालों से होता है, तो ये भी एक बड़ा ही दुखद डेवलपमेंट है और इसके ऊपर भी हमें सोचना चाहिए। पर बिल्कुल अमरन जी, तमाम ऐसी घटनाएं जिस तरीके से घटती चली जा रही हैं, ये विचारणीय है, क्योंकि जो ये लड़ाई है घातक रूप लेती चली जा रही है। इस बीच में आप दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज मेरे साथ बने रहें। एक बड़ी खबर सामने आ रही है, इजराइल पर हुती का ड्रोन अटैक देखने को मिला और इजराइल के रेमन एयरपोर्ट तक ड्रोन पहुंचा है। ड्रोन को नहीं रोक सका एयर डिफेंस सिस्टम और हमले में कोई भी बड़ा नुकसान फिलहाल नहीं हुआ है। ये बड़ी खबर सामने आई है, इजराइल के रेमन एयरपोर्ट तक ये ड्रोन पहुंच गया। ये बड़ी खबर जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। मयंक जी, मैं आपका रुख करूंगा। मयंक चौबे जी हमारे साथ लगातार बने हैं। मयंक जी, जिस तरीके से हमास को बाहर से जो मदद मिल रही है, उस मदद को किस तरीके से आप देख रहे हैं? ईरान और हिजबुल्लाह जिस तरीके से लगातार इस मदद पहुंचा रहे हैं, क्या यही कारण है कि हमास इस लड़ाई में टिका हुआ है? देखिए अभिषेक जी, हमास के पास में अपना भी वेयरविदॉल था जी। हमास को सपोर्ट, जैसा कि आप बता रहे हैं, ईरान की तरफ से भी आ रहा था जी। और मजे की बात यह है कि हमास के 25 लड़ाके जो हैं वो पाकिस्तान में उनके स्पेशल जो एक तरीके से उनका स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप है, उनके साथ में भी ट्रेनिंग लेते हुए पाए गए हैं। मेरे पास में उसकी फोटोग्राफ्स भी आई थी कि ये वहां पर ट्रेनिंग ले रहे थे और पाकिस्तान में इनका बाकायदा साथ दिया जा रहा था। पाकिस्तान अभी तक तो अपने लोगों को वहां नहीं भेज पाया है, लेकिन उन्होंने हमास के लोगों को ट्रेन जरूर किया है। ये पुख्ता खबर जो है वो है हमारे पास में जी। ईरान जो है, मैं पहले से बोलते आ रहा हूं कि ईरान अपनी लड़ाई में जब अगर हारता हुआ दिखाई देगा तो ईरान अपने प्रॉक्सीज को एक्टिवेट करेगा। प्रॉक्सी उसके कौन से हैं? हिजबुल्लाह, हमास और हुतीज। तो उस समय देखा गया था कि हमास ने अपने हमले जो थे वो ईरान के ऊपर बढ़ा दिए थे, सॉरी इजराइल के ऊपर बढ़ा दिए थे जी। इजराइल ने एज अ रिजल्ट जो है ऑफेंसिव को अपने तेज किया और आज हम स्थिति पर हैं कि ये इजराइल ने ऑफेंसिव तेज करने के बाद में ट्रम्प साहब जो है उनको नेगोशिएटिंग टेबल पर लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। आपकी खबर में आया था अल रुया टावर्स का, तो मेरे सोर्स इस समय बता रहे हैं कि अल रुया टावर्स जो है ये हाई राइज बिल्डिंग है, रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, तेल अल हवा इलाके में है ये गाजा के, और इसको वार्निंग दी गई थी इस बिल्डिंग को इवैक्यूएट करने की। तो इजराइल जो है वो सोचे समझे तरीके से बिल्डिंग्स को इवैक्यूएट करने के आदेश दे रहा है और उन पर अटैक कर रहा है। तो इजराइल ने अपने ऑफेंसिव अपना खोल के रखा हुआ है, प्रेशर लगातार बिल्ड कर रहा है हमास के ऊपर, जिससे कि नेगोशिएटिंग टेबल पर अगर जाना पड़े तो एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से इजराइल जाके नेगोशिएशन। बिल्कुल मयंक जी, अब देखने वाली बात यहाँ पर ये होगी, ये युद्ध किस आयाम पर पहुंचता है, आगे चलकर क्या नया मोड़ लेता है या ट्रंप की चेतावनी से रुक जाता है। फिलहाल आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त इंडिया न्यूज को देने के लिए। वक्त ब्रेक का, बने रहें इंडिया न्यूज के साथ।